हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रकृति इंस्टीट्यूट में, जिसपे सीरीज चला रखी है हिंदी शॉर्ट ट्रिक। यानी आप हर चैप्टर को 10 से 15 मिनट के बीच में ही कंप्लीट कर लेंगे और बेहतरीन करेंगे, अच्छा करेंगे। और इसी सोच को कायम रखते हुए, यानी कि आपकी सफलताओं को ध्यान में रखते हुए, ये कम समय में ज़्यादा चीज़ें गागर में सागर भरने वाला काम शुरू किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शब्द के भेद। हाँ जी, बिल्कुल बेहतरीन नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। चाहे आप चित्र से पढ़िए, डायग्राम से, जादुई ट्रिक के साथ में। परीक्षा से पहले बस ये आपको जरूर देखना है, यानी जब भी परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो इन छोटी छोटी वीडियो को जरूर देखना। आइए तो बिल्कुल सबसे पहले समझेंगे हम शब्द। तो शब्द की बात करते हैं, जब हम अपने हिंदी में चैप्टर पे आते हैं ना शब्द पे, तो शब्द विचार पढ़ते हैं, तो वहां हमें पढ़ना होता है बहुत सारी चीजें। तो देखो किस तरह से समझना है कि शब्द उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के, ठीक है, रचना बनावट के आधार पे कितने प्रकार के, रूप प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के, और अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के। और पूरा सिलेबस बस इसी चार्ट से आपका संबंधित है, यानी कि कंप्लीट करेंगे आप बस यही वाली चीज और कंप्लीट होगा शब्द विचार आपका। ठीक है, तो आप कहेंगे जी उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे, रचना बनावट के आधार पे पढ़ेंगे, रूप प्रयोग के आधार पे पढ़ेंगे और अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे। अब बच्चे सयाने हो गए हैं तो बहुत ही सयाने तरीके से पढ़ेंगे। आ जाइए, आ जाओ, बात करेंगे आगे। उत्पत्ति के आधार पे यानी इतिहास या स्रोत के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे कितने प्रकार के। तो आप कहेंगे जी एक तत्सम, दो तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर शब्द। तो याद किया था अभी आपने कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी 5 प्रकार के होते हैं हमारे इतिहास स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। तो कभी भी आप लोग ये व्यर्थ में ना सोचें कि उत्पत्ति कुछ और रहती है, इतिहास कुछ और रहता है, स्रोत कुछ और रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए आगे समझ लें। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आपके शब्द हो जाते हैं जिनमें आप याद रखते हैं इन्हें उत्पत्ति के आधार। समझ गए? आ जाइए आगे बात करेंगे क्योंकि हमें बेहतरीन पढ़ना समझना है। अब हम इनमें अंतर करना सीखें। अब सीखते हैं तत्सम तद्भव में अंतर क्या होता है। तो आमना सामना होता है बच्चों का तत्सम और तद्भव में। तत्सम शब्द जो होते हैं वो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि, मयूर, क्षीर। ठीक है जी, आ जाइए। अगर हम बात करते हैं तद्भव की, तो तद्भव वो शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत से बदले हुए रूप में आते हैं, यानी कि संस्कृत से बदलकर प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अग्नि को मैम यहाँ पर आग कहा जाता है, मयूर को तद्भव में मोर कहा जाता है और क्षीर को तद्भव में खीर कहा जाता है। और समझेंगे और आसान तरीका, यानी कि ये जादुई ट्रिक आपको जरूर देखनी होगी। ये छ हमेशा, अगर बात करते हैं हम इसकी किसकी, अपने तद्भव की, तो ये छ किस में बदलता है? खा में बदलता है, छ में बदलता है। ठीक है, जैसे आपकी क्षीर खीर में बदल गई। वा बदलता है बा में, जैसे वानर, वानर का क्या बनेगा? बंदर, वा का बा बनेगा। ठीक है, अगर वा रहेगा तो आप कहेंगे तत्सम रहेगा, छ रहेगा तो आप कहेंगे तत्सम रहेगा, अगर ये छ का खा बनेगा तो तद्भव रहेगा, और अगर ये बा बन जाता है तो ये तद्भव रहेगा। तो समझ गए होंगे। तो आते हैं अगले पेज पर, तो बच्चों ने इतना सीख लिया। आगे सीखना है देशज, विदेशज और संकर शब्द की बारी आती है, और यहाँ पे हम इसको सीखते हैं बच्चा। यहाँ याद रखने वाली चीजें जो होती हैं, जो एग्जाम में हमें लोट पोट कर देती हैं, उनको समझना है कि देशज माने क्या होता है? स्थानीय। क्या होता है? स्थानीय होता है। ठीक है, जैसे लोटा, पगड़ी, यानी हम अपने अनुसार जैसे आवश्यकता पड़ी शब्द बन गए। लोटा और पगड़ी,
गांव और स्थानीय बोली से निर्मित देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज यानी विदेशी शब्द, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, इंसान। तो आप कहेंगे ये कैसे शब्द हैं? ये अंग्रेजी, अरबी और फारसी से आए हुए शब्द हैं जिन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। संकर शब्द को कैसे पहचाने? तो संकर शब्द मीन्स होता है मिश्रित, जो दो भाषाओं से मिलके बना होता है, वो कहलाता है आपका संकर शब्द। जैसे रेल गाड़ी, तो रेल जो है वो आपका इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का है, और आपकी गाड़ी जो है वो हिंदी की है। ठीक है, बराबर बन गया रेलगाड़ी। तो छुक छुक गाड़ी को याद रखना, ये आपकी क्या है? ये संकर शब्द के अंतर्गत आता है। आ जाओ आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने पढ़े शब्द के अलग अलग प्रकार। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कहता है कि रचना बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पहली बात करें रचना और बनावट, ये रट लेना दिमाग में कि रचना और बनावट कह रहा है। तो रचना बनावट पे होते हैं, आप कहेंगे जी एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और नंबर 3 पे आता है योग रूढ़। अब हम इन तीन को कैसे पहचानेंगे, तो यही समझना है हम। तो आप कहेंगे कि रूढ़ कैसा है? रूढ़ वो शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते, अगर हम उनके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे जल, दिन और काम अलग कर सकते हैं। अब देखो आपने जल को अलग कर दिया, तो अलग करने पे इनका कोई अर्थ नहीं निकला। दिन को आप अलग करिए, तो दिन को अलग करने से इनका भी कोई अर्थ नहीं निकला। ऐसे ही कान को अलग करिए, तो इनको अलग करने से कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसका मतलब शब्द है रूढ़। ठीक है, यौगिक की बात करेंगे। अब यौगिक होता है जो दो से जुड़ा है ना। अब ये बैटरियां आपस में दो जुड़ के काम करेंगी। अब ये तो अकेली है, इसका टुकड़ा ही नहीं होगा। इनके दो टुकड़े हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये आपस में क्या है? ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यौगिक को समझेंगे इसी चीज से कि दो सार्थक टुकड़े हो जाते हैं। जिन शब्दों के दो सार्थक टुकड़े हो जाएं, यानी कि आप दो भागों में उन्हें बांट दें, तो जब उन्हें आप लोग अलग अलग बांटें तो दोनों तरफ उनके अर्थ होने चाहिए। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय, यानी आपने विद्यालय का टुकड़ा किया, तो विद्या आप कहेंगे जी आपकी किताब विद्या, आलय यानी कि आप कहेंगे घर या मंदिर, जो भी कहना चाहें। तो आप कहेंगे जी दोनों तरफ अर्थ निकले, बिल्कुल निकले। आगे बात करेंगे योग रूढ़ को मैम कैसे पहचानेंगे, बड़ी समस्या है। अब ये कहता है, अब ये आपकी दो बैटरियां हैं। ठीक है, दो बैटरियां हैं, लेकिन दोनों बैटरियां, देखो दो बैटरियां हैं, जुड़ेंगी भी, टुकड़े भी होंगे, अलग अर्थ भी होगा, लेकिन ये दोनों जो हैं ये किसी तीसरे के बारे में ही अपना क्रेडिट दे देंगी। यानी कि दो लोगों ने काम किया, लेकिन वो दोनों लोग अपना नाम नहीं करेंगे, किसी तीसरे को ही क्रेडिट देंगे। यानी आप पहचानेंगे बहुब्री समास की तरह इसको। ठीक है, तो आप कहेंगे दो शब्द जुड़कर तीसरे का विशेष अर्थ देते हैं। दो शब्द जुड़कर किसी तीसरे का विशेष अर्थ दे दे, वो ही योग रूढ़ हो जाता है। कैसे, ये तो समझना पड़ेगा। जैसे देखो दशानन, दशानन यानी कि 10 अलग कर दिया, 10 अर्थ है भाई 10 है ना। 10 लोग हो सकते हैं, 10 पैसे हो सकते हैं। तो 10 आनन यानी कि 10 आनन यानी कि 10 सिर वाला, 10 सिर हैं जी उसके, दशानन। अब इसको पढ़ने से, दशानन को पढ़ने से तीसरा ही अर्थ निकला, कौन? रावण। 10 हैं सिर किसके? रावण के। तो जब आपने पढ़ा दशानन, तो कोई तीसरा ही अर्थ निकला कि रावण की बात कर रहे हैं ये तो वो योग रूढ़ रहेगा। तो समझ गए होंगे है ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को। तो योग रूढ़ शब्द की सुपर ट्रिक आपकी क्या है, कैसे याद रखेंगे? तो आप कहेंगे बहुब्री समास के सभी उदाहरण हमेशा किस में रहेंगे? योग रूढ़ में रहेंगे। और इससे बेस्ट ट्रिक और कुछ नहीं है ये समझाने के लिए। यानी किसको समझाने के लिए? योग रूढ़ को समझाने के लिए। बहुब्री के जितने भी उदाहरण हैं सब योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, जैसे जलज, जलज यानी कि तीसरा अर्थ निकला क्या? कमल। ठीक है, लम्बा प्लस में उदर, लंबोदर यानी कि कौन? गणेश जी। ठीक है, त्रि प्लस में नेत्र, त्रिनेत्र,
कि किसके हैं त्रिनेत्र, आप कहेंगे शिव के त्रिनेत्र। तो समझ गए होंगे अब तो कि बहुब्री ही आपका योग रूढ़ होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अगला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, तो अगला पॉइंट है रूप प्रयोग के आधार पे, रूप प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं। आप कहेंगे विकारी शब्द होता है, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। अविकारी को ही अव्यय बोला जाता है। अब आप कहेंगे जी जो विकारी होता है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा विकारी यानी कि गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है। तो बदलने वाले लिंग वचन काल से बदले जाते हैं जो, यानी बदल सकते हैं जो, वो कहलाएंगे आपके विकारी। जैसे लड़का, लड़का का लड़के कर दिया, यानी कि वचन, वचन के हिसाब से लड़का का लड़के बन गया, लड़का का लड़कों बन गया, ठीक है। तो आप कहेंगे जी जरूर। तो कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, कौन कौन रूप बदल देते हैं, कौन कौन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो आप कहेंगे कि जी कौन कौन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आपने पूछा। अब हमारी बारी, हमने बताया कि मेरे बच्चा रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार लोग रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। कौन नहीं बदलता, तो अविकारी, अविकारी ये रूप नहीं बदलते, ये रूप नहीं बदलते, ठीक है। ये जो है ये रूप नहीं बदलेगा क्योंकि लॉक लगा दिया भाई, अब कोई रूप नहीं बदला जाएगा, जिसमें हो उसमें ही कैद रहो, ना बदलने वाले, ठीक है। ये ढीठ हैं, ये बड़ी ढीठ हैं, कभी नहीं बदलते, यानी कि पत्थर, ये कभी नहीं बदलते। जैसे धीरे धीरे और वाह, ये कभी नहीं बदलेंगे। जैसे आप कह सकते हैं राम, राम धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब धीरे धीरे चलता है। अब हम लिंग बदल दें, सीता, सीता धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है। अब बताइए कि धीरे धीरे पे कोई फर्क पड़ा, धीरे धीरे पे कोई फर्क पड़ा, आप कहेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सेम कहानी है, कहीं भी नहीं बदले, तो इसका मतलब है ये कहलाते हैं आपके अविकारी। समझ गए। आप कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है मैम, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है। आ जाइए अब बात करते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे मेरे बच्चा अगर हम बात करेंगे तो ये कहते हैं कि ये होते हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी कि आप कहेंगे यहाँ पर कि जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जैसे पानी, रोटी, चाय। आओ चाय पी लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो आप कहेंगे इनके अर्थ हैं? हाँ जी हैं। अब आप कहो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं ना चाय वाय, चाय वाय पी लो, है ना। आपने अपनी मम्मी से कहा मम्मी यार चाय वाय पी लो, तो ये जो वाय है वाय, अब ये क्या है? आप कहेंगे जी ये सार्थक नहीं है। हाँ, इसमें जो चाय है वो सार्थक है, ठीक है। अच्छा, तो चाय तो हो गई आपकी सार्थक और वाय हो गई आपकी निरर्थक। समझ गए बात को? आप कहेंगे इतना आसान था? हाँ जी बिल्कुल इतना आसान था। तो निरर्थक की अगर हम बात करें तो जिनका अपना कोई अर्थ नहीं, बस साथ में साथ साथ में जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए वहां पानी था, पानी वानी ले आओ, रोटी वोटी दे दो, चाय वाय पी लेते हैं, है ना। तो ये कहलाएंगे आपके निरर्थक। समझ गए जी? समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस तरह से समझ के पढ़ते रहिए तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आप परीक्षा से पहले इसको पढ़ रहे हैं तो एक रिवीजन तो बनता है ना, तो जादुई रिवीजन, एग्जाम हिट लिस्ट। तो इसमें क्या कहेंगे कि उत्पत्ति के भेद
आप कहेंगे 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति के भेद यानी उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे आपने रट लिया 5। रचना के भेद यानी कि रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ यानी कि आपने कहा 3। ठीक है। प्रयोग के भेद आप कहेंगे विकारी, अविकारी यानी कि 2। ठीक है। अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक आप कहेंगे जी 2। समझ गए। अब ट्रिक याद रखनी है आपको जो बताई थी कि अगर छ है तो ये क्या है, तत्सम शब्द है, और अगर ख या ये वाला छ है तो ये तद्भव है। ठीक है। और आगे याद रखो कि जो सभी बहुब्री हैं वो योगरूढ़ शब्द हैं, जो सभी बहुब्री शब्द हैं वो योगरूढ़ शब्द हैं। अब समझ गए होंगे। अब समझ गए हैं तो फिर क्या देरी, जब समझ गए हैं तो आप लोगों को बधाई हो इसी चीज के लिए कि अब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज के बाद दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आपने शब्द भेद के पूरे मैट्रिक्स को डिकोड कर लिया है और A+ ग्रेड आपकी आई है। तो जब कोई भी प्रश्न आपको फंसा नहीं सकता, जाइए और परीक्षा में झंडे गाड़ दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लिया है सारा कुछ कंप्लीट। अब नहीं रहा आप लोगों से कुछ भी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की एक शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।